औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले सूरत फातिहा हमारी कंप्लीट हो गई हुई थी। आज हम थोड़ा सा देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी है अल्लाह ताला के, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हमें, हम जो इस वक्त में मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत पहले इस दुनिया में आए थे और आके वो चले गए। तो अब हम, हमारे जो मसाइल हैं या हमारे प्रॉब्लम्स हैं या हमारी लाइफस्टाइल है, इसके सबके सोल्यूशन हमें उनकी सीरत में या उनके करेक्टर में कैसे मिलेंगे। ठीक है, ये आज हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर उसके बाद हम अपने क्विज़ेस की तरफ चलेंगे। वीडियो आपने देखनी है और गौर से देखनी है। बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग भी करूंगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए, सीने पे कंधा कर लें, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट कर लें, अच्छी तरह याद रख लें और सबको याद करवा भी दें। क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबियीन हैं। तो अब इस कायनात के आखिरी वक्त तक और इस कायनात में जो भी आखिरी बंदा होगा, उन्हें जो भी मसाइल आएंगे, जो प्रॉब्लम्स इश्यूज, जो भी उनका लाइफस्टाइल है, सब प्रॉब्लम्स का हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद है। दिस इज 100% कंफर्म। और यह है जनाब, तो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि एवरी प्रॉब्लम हैज एन अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट सॉल्यूशन इन द सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये समझने की कोशिश करें कि जो रात का वक्त होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये जहन में सवालात उबल रहे होते हैं, मसाइल आ रहे होते हैं, सारे दिन की कार्रवाइयां, मुस्तकबिल के ख्वाब, माजी, सब कुछ ऐसे गुडमुट होकर ना मिक्स हो जाता है और इंसान परेशान होता है। अब एक ईंटें उठाने वाला मजदूर है या सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, अपना अपना माइंडसेट है, अपने अपने मसाइल हैं। तो आज दुनिया में 8.5 अरब लोग हैं और इन सबके दिमाग में, जहनों में जो जो मसाइल है ना, याद रख लें, उन सब का हल इस्लाम में मौजूद है। वी हैव टू सर्च इट आउट। कि इस वक्त मरीख में ना क्यूरोसिटी रोवर मौजूद है। 13 कितने लोग हैं जी दुनिया में? दुनिया में कितने इंसान बसते हैं, क्या बताया उन्होंने? जी हाँ, दिया। 8.5 million। नो, नॉट 8.5 मिलियन। इट वाज नॉट मिलियन। जे जी, 8.5 बिलियन। बिलियन जी। उर्दू में क्या बिलियन को कहते हैं? बिलियन तो इंग्लिश में कहते हैं ना, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? अरब। ठीक है, करोड़ के बाद आता है अरब। तो 8.5 अरब लोग, ढेरों लोग हैं जो इस दुनिया में इस वक्त या रह रहे हैं हमारे साथ। उनमें से हम भी हैं। ठीक है। साल से वो जहाज है जो कि तस्वीरें भेज रहा है। कहने का मतलब यह है कि मरीख हो या चांद हो या दुनिया में कहीं भी इंसान जाके कॉलोनीज बना के रहना शुरू कर दे, सिक्का मेरे नबी का ही चलेगा हर जगह। ये मान ले, समझ ले। तो फिर जब ये कटल हकीकत है, तो एक बैलेंस जिंदगी के लिए हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, माइक्रो मैक्रो लेवल पे हमें क्या सीरत की रहनुमाई सर्च आउट करनी है। आम सी बात एक बताता हूं, छींक मारता है इंसान, भी स्नीज। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार यह है कि जब आपको छींक आती, आप अपने हाथ मुबारक से या किसी कपड़े से अपने चेहरा मुबारक को ढांप लेते और अल्हम्दुलिल्लाह यूं आप कहते। अब देखिए, ईमान से बताइए, प्रोफेशनल हैं और आप अपने ऑफिस में गए या मार्केट में आप मौजूद हैं या किसी की तरफ आप गए, वहां पर कोई इंसान बिल्कुल ऐसे ही करे, छींक उसे आए और छींक आते ही वो यूं कर ले, तो ये मैनर्स कितने अच्छे लगेंगे आपको, कितना एक्सेप्टेबल पर्सन वो लगेगा। और इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। आपको पता है, छींक जब आती है ना, एक्चुअली कोई रुकावट, कोई चीज हमारे नॉस्ट्रल्स में चली जाती है, तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है, वो हवा का एक थपेड़ा भेजता है, और वो जो हवा नाक से निकलती है ना, ये 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से निकल रही होती है।
और ये अगर आप निकालेंगे तो इस हवा में ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेंस है, गंदे जरासीम है। कितनी तेजी के साथ वो चारों तरफ फैल जाएंगे और ये पूरे माहौल को खतरा होगा ना। इस नाक को ढांप लेना हाथ से या कपड़े से कितनी। छींक क्यों आती है जी? क्या बताया उन्होंने? छींक क्यों आती है? क्यों हम छींकते हैं? एवं काम खा में, काम खा में तो अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बनाया ना। हम्म। सुन नहीं रहे गौर से आप लोग? छींक क्यों आती है? जी जन्नत फातिमा। मिस ठीक इसलिए आती है ताकि हमारे अंदर से सारा वायरस जो भी है निकल जाए। क्या निकल रहा है? सारा वायरस। वायरस निकल रहा है, अच्छा। और जी? और किसी ने? मैंने कहा था कि मैं पूछूंगी आप लोगों से। उन्होंने कहा है कि जब आपके कोई ब्लॉकेज आती है आपके नोज में, तो फिर क्या होता है? आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना। ब्रेन को सिग्नल जाता है, और ब्रेन जो है वो फिर हवा भेजता है। ठीक है, हवा भेजेगा, और वो हवा जो है उसकी रफ्तार भी उन्होंने बताई है। हवा की रफ्तार भी उन्होंने बताई है। एक मिनट। हाँ जी, किस रफ्तार से वो हवा भेजता है ब्रेन? क्या रफ्तार बताई थी जी? याद है किसी को? जी हानिया। 160 किलोमीटर पर आवर। 160 किलोमीटर पर आवर से वो हवा जो है वो भेजता है, और वो हवा जब निकलती है हमारे नाक से तो हमें छींक आती है। ठीक है। और छींक जो है उसको कहते हैं कि रोकना नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस होता है। एक मिनट। ठीक है, और वो क्यों डेंजरस होता है वो भी आगे ये बताएंगे। हम कहते नहीं थे छींक रोक लेते, फिर क्या हुआ? हम कहेंगे नहीं, लोगों में बैठे हुए थे कितना बुरा लगता है। नहीं, छींकने का तरीका आपको बताया गया ना, और रोकने से मना किया गया। तो रोकने से क्यों मना किया वो आप देखें। अच्छा, एक मिनट, दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तेजी के साथ वो चारों तरफ फैल जाएंगे और ये पूरे माहौल को। ये 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से निकल रही होती है, और ये अगर आप निकालेंगे तो इस हवा में ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजेंस है, गंदे जरासीम है। कितनी तेजी के साथ वो चारों तरफ फैल जाएंगे और ये पूरे माहौल को खतरा होगा ना। इस नाक को ढांप लेना हाथ से या कपड़े से कितनी हिकमत है इसमें। और फिर देखिए, ये एक वाकया है, आप ये सर्च आउट करें। एक बंदे ना, ही स्टिफल्ड हिज स्नीज, उसने अपनी आती हुई छींक को रोका, तो क्या हुआ? इसका बड़ा खतरा होता है, इंजरी हो जाती है, थ्रॉट रप्चर हो सकती है, आपके ब्लड वेसल्स में जख्म आ सकता है। रोकना नहीं है। उस बंदे ने रोका तो फिर 7 दिन तक ट्यूब से खाना खाना पड़ा उसको, क्योंकि उसकी थ्रॉट सारी की सारी सूज गई थी। अब जब ये इतनी तेज ऊपर से छींक आएगी और आप उसको रोक लेंगे तो प्रेशर अंदर बिल्टअप होगा और बड़ी इंजरी कर सकता है। तो अगर ये छींक अच्छे तरीके से निकल जाए, मैनेज हो गई ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाद में कहना तो बनता है, शुक्र करना तो है ना। तो ये नबी पाक की सीरत में इतनी बरकतें, ऐसे हिडन बेनिफिट्स हैं कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसके बाल परागंदा थे, बिखरे हुए थे। आपने इरशाद फरमाया कैसे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि अपने बालों को जमा कर ले। और एक बंदा आया, उसके कपड़े मैले कुचैले थे, डर्टी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या इससे कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि ये इन्हें धो ले। अब देखिए ड्रेस कोड, ये पूरी साइंस है ना ड्रेसिंग की आज, और कितना कुछ उस पर पढ़ा जाता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में किसी का ड्रेस आप देखते हैं तो सबसे पहले अंदाजा होता है कि ये अपने काम में कितनी दिलचस्पी ले रहा है, तभी अलग से यूनिफॉर्म। आप लोग जब जाते हैं स्कूल जाते हैं, आप लोगों की भी यूनिफॉर्म होती है ना? स्कूल जाते हैं, आपकी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, इस्त्री शुदा होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप ड्रेसअप होंगे।
आपके बाल अच्छे से कंघी होने चाहिए, मतलब अच्छी तरह से जब आप तैयार होके जाएंगे, और इसी तरह आपके टीचर्स भी अगर अच्छी तरह से तैयार होके आएंगे, तो आपको देख के भी टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, टीचर्स को देख के आपको अच्छा लगेगा, और पता चलेगा कि हाँ ये वाकई ही बच्चा जो है ये स्कूल आने में सीरियस है। अब वही अगर आप मुंह भी मुश्किल से धुला हुआ है, बाल सही बने नहीं हुए, और आधी सोई शक्ल के साथ आप स्कूल चले जाएंगे, क्या पढ़ेंगे वहां पे? और टीचर भी देखेगा कि ये क्या, ये स्कूल में इस तरह आए हैं, तो पढ़ना इन्होंने क्या है। ठीक है। तो अब जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, मतलब एक बंदे के बाल बिखरे हुए थे, तो उन्होंने इस चीज को नापसंद किया, तो उन्होंने कहा कि इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपने बालों को वो सही कर ले। और इसी तरह एक शख्स आया, उसके ड्रेस, उसके कपड़े उसके गंदे थे, उन्होंने कहा क्या इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये अपने कपड़े धो ले। मतलब हमारे रिलीजन में जो है वो सफाई की बहुत ज्यादा अहमियत है, खाली सफाई की नहीं, आपकी प्रेजेंटेबल आपको होना चाहिए। आपके कपड़े साफ सुथरे हो, नए हो पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ सुथरे होने चाहिए कपड़े आपके, इस्त्री शुदा होने चाहिए। ये नहीं है कि चुचड़े मुचड़े कपड़े हैं और वो पहन के हम उठ के तो बाहर चले गए। होते हैं ना। और फिर ये पता चलता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है, उसका ड्रेस बताता है, उसकी मेंटेलिटी का भी अंदाजा लगता है, यानी ड्रेस की पूरी साइंस है। और नबी पाक ने फरमाया कि लिबास साफ सुथरा रखो, अपनी ड्रेसिंग को बेहतरीन रखो। और अब आप देखते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में हम दूसरे को बुलाते हैं, पुकारते हैं, यानी कोई काम होता है, कुछ बताना होता है, तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड ब्यूटीफुल नेम टू कॉल समबडी। हमें सबसे बेहतरीन नाम से पुकारना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसी को उसके नाम के अलावा किसी नाम से यानी बुरे लकब से पुकारता है, तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। तो देखिए ये बड़ा जरूरी है, ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त को जाहिर करता है कि जब आप किसी को पुकारें तो बहुत चीजें देखी जाती है, इसमें कंपनी कल्चर भी देखा जाता है, वो मुल्क देखा जाता है, और फिर ये कि किसको पुकार रहे हैं, वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय है, व्हाइट कॉलर है, आपका कोलीग है, आपसे सीनियर है, आपका जूनियर है, और किस अंदाज से आप उसको पुकार रहे हैं। लेकिन जब आप किसी को अच्छे नाम से पुकारते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है, जो काम आपको उससे है आपको अच्छा रिजल्ट। ये चीज हमने एक और जगह भी पढ़ी थी, कुरान की हमने एक आयत पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें मना किया गया था कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी को ताना ना दे। तो आपने अगर किसी को पुकारना है तो अच्छे नाम से पुकारें। अब जैसे आप स्कूल में हैं, तो इस चीज को आप स्कूल में कैसे अप्लाई करेंगे? यानी आपके क्लास फेलोज हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से बात करें, उनको अच्छे नाम से पुकारें, उनका अपना नाम जो है उससे आप पुकारें। इसी तरह कुछ आपके जूनियर्स होंगे, कुछ आपके सीनियर्स होंगे, तो जूनियर्स के साथ भी आपने अच्छे तरीके से बात करनी है, और इसी तरह जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी आपने अच्छे तरीके से बात करनी है। ये नहीं करना कि किसी को किसी बुरे नाम से आप पुकारें, या किसी का आप मजाक उड़ाएं। ठीक है। मिलेगा। और इधर उधर वाले लोग भी वो देखेंगे भी ये क्या हो रहा है। आप किसी जगह पर जाएं और एक बंदा दूसरे को बुला रहा है लेकिन गलत नाम से पुकार रहा है, आपका क्या इंप्रेशन पड़ेगा उसके बारे में। तो ये पूरी सोशल साइंस है जिसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है। अच्छा ये तो हो गई बिल्कुल रेगुलर बातें, कॉमन बातें। आइए थोड़ा डीप डाउन जाते हैं कि जो डीलिंग्स होती है हमारी, उसके अंदर हम जिस चीज को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो हमारे ताल्लुकात को खराब कर रही है, हमारी पर्सनालिटी को डैमेज कर रही है। और इस बारे में सीरत से रहनुमाई क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पार्ट ऑफ परफेक्शन ऑफ पर्सन्स इस्लाम इज लीविंग दैट विच डज नॉट कंसर्न हिम। इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो हर वो बात छोड़ दे जो ला यानी है और उसके काम की नहीं है, यानी उसका कंसर्न नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है, तो छोड़ दे। उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, उसने फलां गाड़ी क्यों खरीदी, उसने कौन सा ब्रांड लैपटॉप का या मोबाइल का लिया, वो फलां कॉलेज में क्यों पढ़ रहा है, सिरे से पढ़ ही नहीं रहा, ये सब बातें छोड़ दे, इसका आपसे कंसर्न नहीं है। और एक दिन के लिए छोड़ के देखें, आपको अंदाजा होगा कितनी जबरदस्त स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है। और ये जी। देख, हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमें सबकी फिक्र होती है। ठीक है, वो उसने ऐसे कपड़े पहने थे, देखो मेकअप ऐसे किया हुआ था, उसके पास ये चीज थी, उसके पास वो चीज नहीं थी। भाई आपका क्या लेना देना, उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, आपका क्या लेना देना है इससे कि उसने कैसे मेकअप किया हुआ था, आपका क्या लेना देना है कि वो क्या कर रहा है या कर रही है। ठीक है। तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हदीस उन्होंने बताई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर उस चीज को आप छोड़ दें जो आपके काम की नहीं है, जो आपके मतलब की नहीं है, जिससे आपको कब कोई फायदा नहीं।
तो हम आजकल क्या करते हैं कि हम इस किस्म की बातों में अपने आप को बहुत ज्यादा उलझा लेते हैं, और उलझा के फिर क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम जो हम किसी अच्छी एक्टिविटी में लगा सकते हैं, हम कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, वो हम इस तरह के फजूल कामों में लगा देते हैं। इरशाद फरमाया, आई प्रॉमिस अ होम फॉर द पर्सन इन द मिडल ऑफ पैराडाइज फॉर वन हु क्विट्स लाइंग वाइल जोकिंग। उस बंदे के लिए मैं जन्नत के बीच में महल की जमानत देता हूं जो मजाक करते हुए भी झूठ ना बोले। और याद रखिए, पूरी साइंस है इसके पीछे। झूठ बोलना जो है ना इंसान जी, के, क्या हदीस बताई? जो बंदा मजाक में भी झूठ ना बोले उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की जमानत दी? जी अबीहा, अबीहा और जन्नत हाशिया। के दरमियान में महल की। जन्नत के दरमियान में महल की आप लेना चाह रहे हैं, जन्नत के दरमियान में महल, तो आपने क्या काम करना है? छोटा सा काम है। क्या? आपने मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। ठीक है? वो आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी ना, एक लड़का था, बकरियां चराने जंगल में जाया करता था। सुनी है किसी ने? और वो शोर मचा देता था, शेर आया, शेर आया, शेर आया। किस किसने सुनी हुई है? जरा हैंड रेज करें। हम्म। हरम, क्या होता है फिर उसके साथ, उस लड़के के साथ? जी हरम, उसका क्या रिजल्ट निकलता है? जी वो बकरियां चुराने जाया करता था। फिर वो यहाँ पे खड़े होके आवाजें लगाता था कि मेरे पीछे शेर लग गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव के हम्म। लोग आ जाते थे उसे बचाने, लेकिन फिर वो हंसने लग जाता था। दूसरी हम्म। बार भी उसने ऐसा किया, तीसरी बार तो सच में ही शेर आ गया। हम्म। ठीक और है ना, उसने अब देखें। आवाजें बोले बोले। सच में शेर आ गया, उसने आवाजें लगाई, हम्म। लेकिन गांव वालों ने सुना, उन्होंने कहा कि ये फिर मजाक ही कर रहा होगा। हम्म। देखा, फिर ये उसको नुकसान उठाना पड़ा ना। यानी उसने मजाक में झूठ बोला तो क्या हुआ, यहाँ पे भी उसको नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे उसको नुकसान नहीं कोई मिलेगा, यहाँ पे भी जो झूठ बोलते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और फिर वहां जाके तो फिर मजीद नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको चाहिए एक पैलेस, महल, और कहाँ पे? जन्नत के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में, बड़ा मजे का घर है आपका। तो फिर आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल मजाक में भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना। प्रॉमिस कर लें अपने आप के साथ। अल्लाह ताला को बताएं कि बस अल्लाह ताला जी, मैं अब ये काम तो मैंने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुझे तो जाइए चाहिए महल चाहिए जन्नत के बीच में। ठीक है जी? सही। दिमाग के अंदर जो चेंजेस पैदा करता है, ये शुरू में छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता चला जाता है। और साइकोलॉजिस्ट यहां तक कहते हैं कि जो छोटा सा झूठ भी बोले ना, अलर्ट हो जाए कि ये बंदा बड़े झूठ बोलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग अडेप्ट कर जाता है। और फिर नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि आई प्रॉमिस अ होम इन द हाइएस्ट पैराडाइज फॉर द वन हु हैज गुड मैनर्स। अच्छे अखलाक वाले के लिए आला जन्नतों में मकान की जमानत। और फिर आई प्रॉमिस अ होम इन द पेरिफेरी ऑफ पैराडाइज फॉर द वन हु क्विट्स आर गोइंग इवन इफ ही इज राइट। वो बंदा जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत के किनारे पर वो महल की जमानत देता हूं। और ये कितनी जी, आला जन्नत में घर किसका होगा? इससे पहले वाली हदीस में उन्होंने क्या बताया कि आला जन्नत में घर की जमानत किसका घर होगा जी आला जन्नत में? क्या करना है हमें उसके लिए? आला जन्नत में अगर हमने घर लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? जी किरण। किरण। अच्छे इखलाक। अच्छे इखलाक, आपके मैनर्स अच्छे होने चाहिए, हर एक से अच्छे तरीके से बात करनी है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है? छोटों के साथ अच्छे तरीके से रहना है, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। सही। अच्छे इखलाक आपके पास होने चाहिए। और फिर जन्नत की पेरिफेरी यानी जन्नत के अहाते में, मतलब जो है वो आ, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा सा साइड पे होके एक घर आपको मिलेगा। और वो किसको मिलेगा? जी, किसको मिलेगा वो? आखिरी वाली हदीस में उन्होंने क्या बताया? ये वाला घर किसको मिलेगा? जी अरूश। मैम गुड मैनर्स। नहीं नहीं, गुड मैनर्स वाला तो पिछला था।
वो आला जन्नत वाला था। ये है कि जन्नत के, एक तो बेजन्नत के सेंटर में आपको मिलेगा आला जन्नत, यानी जन्नत की भी आपके पास जो है वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना। तो आला जन्नत में आपका घर चला जाएगा, जिसका मैनर फुल लेवल। और जिसका जन्नत के अंदर तो होगा, लेकिन थोड़ा सा सेंटर में करके नहीं होगा बिल्कुल उसका घर, उसका थोड़ा सा साइड की तरफ होगा। वो कौन है? वो शख्स है जो सही बात, उसकी बात सही होगी। कोई झगड़ा हो रहा है आपका, लेट्स सपोज किसी के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप खामोश हो जाते हैं, आप क्विट कर देते हैं, कहते हैं, आप कहते हैं मैंने झगड़ा नहीं करना। ठीक है ना? क्योंकि झगड़ा करने से जो बात है वो मजीद बिगड़ती है। तो अगर आप सही हैं और उसके बावजूद आप झगड़ा नहीं करते हैं, तो ये चीज अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो इस बात पे भी आपको जन्नत में घर मिलेगा। बड़ी बात है, आपने नोट किया होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर हो या घर हो, बात होती कुछ नहीं, आपने गलत जगह दरवाजा खटखटा दिया, तावीलें दलीलें बहसें इधर उधर कहां से कहां पहुंच जाती है। मुफ्ती साहब मुझे बता रहे थे कि वो शौहर लेटा था, घर आके बीवी कहती प्याज ले आए खाना पकाना है, शौहर कहता मैं तो सोया हुआ हूं, मैं तो लेटा हूं, मैं तो थका हुआ हूं, बात बड़ी, आधे घंटे में तलाक हो गई। यानी कितनी बड़ी बात है कि आप हक पर हैं, लेकिन आप थोड़ा पीछे हो जाएं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारा घर भी बच जाएगा और मैं तुम्हारा नबी जन्नत में तुम्हारे घर की जमानत भी देता हूं। तो जनाब, दिस इज द सीरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज एक एपिसोड के साथ हम हाजिर। ठीक है जी। छोटी सी बात होती है, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि समटाइम्स आपके जो रिलेशंस हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इवन कि बहन भाइयों के बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। कोई ऐसे बात होती है, आपस में आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो कहते हैं चलो जी बस मैंने तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है? तो अगर आप सच पे भी है ना, तो अगर आप छोड़ दें, आप कहें कि नहीं ये झगड़ा बढ़ेगा, बेशक मैं, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से बात छोड़ देते हैं कि भी तलखी होगी, मैं कुछ कहूंगी, वो फ्रेंड मेरी कुछ कहेगी, आगे से कुछ कहेगी, हम ऐसे ही आपस में लड़ने लग पड़ेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम चुप कर जाते हैं। तो जब आप चुप कर जाएंगे तो चीजें जो है वो बहुत हद तक सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है? तो अब ये छोटी छोटी कितनी बातें हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। हम इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं इन चीजों को। और इनको, इन्हीं चीजों पर अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स रखे हैं। ठीक है? इन चीजों पे अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स रखे हैं। और अगर आप वो रिवॉर्ड लेना चाह रहे हैं तो फिर आप इन चीजों को, इन बातों को फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है जी, सही है। ये तो हमारी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद हम करते हैं जी हाँ, हम लोग कर रहे थे वो वाला, क्या उसे कहते हैं, ट्रैफिक रोड साइंस वाला कर रहे थे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। वो तकरीबन हमारा हो गया था, कहाँ तक? चलो जी, यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। जी, साइन एक आ गया, दो एरो हैं, एक ऊपर की तरफ निशान, मतलब आगे की तरफ है, और एक का निशान पीछे की तरफ है। क्या माना इसका हो सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन बोर्ड? जी अनाया। मिस टू वे, एक जाने का और एक आने का। टू वे रोड है, सही। इसके अलावा अगर किसी का आंसर है? अच्छा, इसके अलावा किसी का आंसर नहीं है। चलो जी, देखते हैं। जी, टू वे रोड है। क्या है जी? टू वे ट्रैफिक अहेड, यू आर लीविंग अ सेपरेटेड वन वे रोड एंड एंटरिंग अ टू वे रोड, स्टे टू द राइट। आप पहले ऐसी रोड पे थे जो वन वे थी। ठीक है? जो वन वे का मतलब क्या थी? कि एक ही तरफ उस पे आप जा सकते थे, दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे, या ऐसी रोड थी। और अब आप कहाँ पे आ रहे हैं? अब आप टू वे रोड पे आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, जिसपे आपके पास जब वो आएगी भी ट्रैफिक और जाएगी भी, और आपने राइट साइड की तरफ रहना है।
जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन? जी हादिया। मैम कि यहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। रोड क्रॉस नहीं कर सकते? कौन रोड क्रॉस नहीं कर सकता? जी जन्नत फातिमा। मिस पर सिग्नल्स रोड नहीं कर सकते कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा गाड़ियां गुजरती। कौन नहीं रोड क्रॉस कर सकता? जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन, जी पेडिस्ट्रियंस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। पेडिस्ट्रियन किसको कहते हैं? पैदल चलने वाले होते हैं। यानी पैदल चलने वाला जो है ना, वो रोड नहीं यहाँ से क्रॉस कर सकता। हम लोगों की आदत होती है ना, हम जहां से दिल करता है वहां से रोड क्रॉस करने लग पड़ते हैं। इवन कि हमारे बहुत से जगहों पे जो है वो ब्रिज बनाए जाते हैं। पैदल चलने वालों ने अगर रोड क्रॉस करनी है, कोई बहुत मसरूफ रोड है और आप उसको क्रॉस करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर जीब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है, तो उसके लिए बकायदा उन्होंने ब्रिज बनाया होता है कि आप ब्रिज पे चढ़ के रोड इजीली क्रॉस करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जल्दी में। हमारी कॉम को वैसे ही बड़ी जल्दी होती है, हर जगह जल्दी हमने पहुंचना होता है। चाहे हमारा काम हो या ना हो, जो मर्जी हो, पर जल्दी जाना है हमने। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम कहेंगे लो अब कौन सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाए, फिर वहां से नीचे उतर, सीधा चले जाते हैं। और फिर खुदा न खास्ता इस तरह बहुत से हादसा ही हो जाते हैं। ठीक है? तो आपने ये वाला काम नहीं करना। जहां पे आप देखें कि जी वो बना हुआ है ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाएं। थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा, लेकिन अपनी जान जो है ना उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहिए, खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस चीज से भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि अपने आप को खाम खा में, एक चीज आपको नजर आ रही है कि इससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे खतरा हो सकता है, आप उसमें जरूर जाके टांग अटकाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। जी, नो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। Pedestrians may not cross the road where this sign is posted। जहाँ पे ये साइन है, तो वो वहां पे उन्होंने लगाया तो किसी वजह से ही लगाया ना, तो इसलिए बात मान लेनी चाहिए। जी, एक है और साइन आ गया जिसके ऊपर एक साइकिल बना हुआ है और साइकिल के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। जी हानिया। मैम रोड पे साइकिल नहीं चला सकते। रोड पे साइकिल नहीं चला सकते? सही। यूज द रोड वेयर दिस साइन इज पोस्टेड। इस रोड पे आप बाइसिकल नहीं चला सकते। हाँ जी, बाइसिकल क्यों नहीं चला सकते रोड पे? बाइसिकल हम रोड पे क्यों नहीं चला सकते? क्या वजह हो सकती है, क्यों उन्होंने ये साइन लगाया होगा? जी हानिया और अबीहा, दोनों में से कोई आंसर कर दे। मैम क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होगा और गाड़ियां होंगी इसलिए। गाड़ियां जो है वो स्पीड से गुजर रही होंगी, और जब स्पीड से गुजर रही होंगी तो वो साइकिल जो है वो फिर, जाहिर है साइकिल चलाने वाला में भी उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने मना किया है कि यहाँ पे कोई नहीं, वो साइकिल वाला नहीं गुजरेगा। हाँ जी, गाय बनी हुई है। जी अरोश। मैम कि यहाँ से एनिमल्स क्रॉस करते हैं। एनिमल्स क्रॉस करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ करीब कहीं एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स जो है वो क्रॉस भी कर सकते हैं, रोड पे भी आ सकते हैं। तो आपको फिर अपनी उसके लिए क्या करना है, बचने के लिए आपने क्या करना है? जी अभी हाँ। गाड़ी गाड़ी को स्लो डाउन। गाड़ी को स्लो डाउन करें, बिल्कुल ठीक है ना, ताकि कोई हादसा ना हो और कोई एनिमल जो है वो आपकी गाड़ी में आके ना टकरा जाए। कैटल क्रॉसिंग। कैटल में भी क्रॉसिंग द रोड अहेड। या तो आप रुक जाएं या स्लो डाउन हो जाए। हाँ जी। इसका क्या है? ट्रैक्टर बना हुआ है? क्या मीनिंग हो सकता है?
ट्रैक्टर किस लिए कहाँ पे यूज होता है? जी हरम। मैम जी, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे खेत हैं और यहाँ पे ट्रैक्टर्स भी गुजर सकते हैं। मतलब कुछ एरिया इस तरह का है जहाँ पे ट्रैक्टर और फार्म का सामान है, वहां पे करीब होंगे, फार्म होगा, खेत होंगे, और वहां पे ये चीजें मशीनरी वगैरह होगी, तो वो भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इसलिए फिर आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, स्लो डाउन करना होगा। क्योंकि ट्रैक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनकी इतनी स्पीड नहीं होती है, तो या तो वो उस रोड से गुजर रहे हैं या वो क्रॉस कर रहे हैं। जी। साइन और उसके ऊपर ऐसे यूं दो एरोज हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यूं ऐसे एक दूसरे की से ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका है। जी जन्नत फातिमा। मिस टू वे रोड। टू वे रोड, अच्छा। और इसके अलावा किसी का कोई आंसर? अच्छा चलिए जी देखते हैं। आइलैंड अहेड, व्हाट इज एन आइलैंड? इंडिकेट्स ट्रैफिक में पास ऑन आइदर साइड ऑफ अ ट्रैफिक आइलैंड और ऑब्स्ट्रक्शन। यानी रोड के बीच में कोई आपके पास जो है कोई एरिया इस तरह आ गया, जैसे ये ग्रीन सा एरिया आ गया, ठीक है, इसको आइलैंड का नाम दे रहे हैं। आइलैंड हेड तो अब क्या है कि आप इसके लेफ्ट साइड से भी गुजर के जा सकते हैं, आप इसके राइट साइड से भी गुजर के जा सकते हैं, ठीक है। तो इस आइलैंड के बाद ये रोड फिर एक हो जाएगी। तो इस वजह से आइलैंड अहेड मीन्स कि आप इसके राइट साइड से भी गुजर के जा सकते हैं और आप सीधा भी जा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस आ गए। अब ये देखें, एक गाड़ी सीधी जा रही है और एक गाड़ी उसके उधर से गुजरती हुई। हाँ जी, DIP। DIP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DIP, पता है किसी को? जी हाँ निया। मैम रोड ऊपर नीचे हो। एक दफा दोबारा बोलिएगा। मैम कह रही है कि रोड ना ऊपर नीचे मतलब होगी, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा रोड खराब है। रोड खराब है, अच्छा सही। वैसे इसका मुझे खुद नहीं पता कि ये DIP का क्या मीनिंग होता है, चलें देखते हैं। DIP, डिप। DIP sign warns of a sharp dip in the road ahead. Slow down to avoid damage. Dip mean कि वो यूं बीच में खड्डे शड्डे टाइप की चीजें, खराब है रोड। तो वो एकदम जब आप स्पीड से गुजरेंगे उसके ऊपर से, तो आपकी तो पूरी गाड़ी जो है वो तो हिल जाएगी, और आप खुद भी इधर से उधर हो जाएंगे। तो इसलिए आप स्लो डाउन करें। जी, ये क्या निशान आ गया है? ऐसे लग रहा है कि जैसे पहाड़ सा बना हुआ है, और पहाड़ के एक साइड से टूटा हुआ है पहाड़। ये क्या है? जी हाँ दिया। मैम के आगे पहाड़ है और उससे पत्थर गिर के कार डैमेज कर सकते हैं। आगे पहाड़ है और उससे पत्थर गिर के कार डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस किस्म का साइन आपको किन एरियाज में ज्यादातर नजर आता है? ये वाला साइन जो है, ये आपको किन एरियाज में नजर आएगा? जी हरम। मुझे पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में ना, जहाँ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाती है। लैंडस्लाइड में कि जब बारिश वगैरह होती है तो पहाड़ के ऊपर, जिसके ऊपर ज्यादा दरख्त नहीं उगे हुए होते ना, दरख्त का ये फायदा होता है कि वो दरख्त जो होते हैं वो अपनी उनकी जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो जब दरख्त हम काटते हैं तो वो वहां से फिर क्या होता है कि वहां से फिर वो पानी जब मुसलसल उसके ऊपर गिरता है, तो पानी जो है वो बहा के अपने साथ जो है वो मिट्टी को ले जाता है, और वहां से लैंडस्लाइड, हम लैंडस्लाइड मीन कि वहां से पत्थर और लैंड जो है, यानी जो एरिया जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करके रोड पे भी आ सकता है। जी हरम, आपने हैंड रेज किया। मुझे मैंने ये बताना था कि दरख्तों का एक ये भी फायदा होता है कि वो जमीनी कटाव से बचाते हैं। जी जी बिल्कुल सही है।
कटाव से बचाते हैं। कटाव मीन ये वाली चीज जो लैंडस्लाइड हो रही है, जो हमारे कट मतलब कट रहा है ना, जो पहाड़ है वो बेचारा, वो दिखाया हुआ है कि एक साइड से कट के गिर रहा है। फॉलिंग रॉक्स, a sign warning drivers to be careful because rocks might fall onto the road। कुछ जगहों में तो ये होता है कि अक्सर और बेशतर गिरते रहते हैं रॉक्स, और कुछ जगहों पे ऐसे भी होता है कि वो आपके पास पूरी की पूरा वो मतलब समझ लें कि पहाड़ ही स्लाइड करके जो सड़क पे आ जाता है। कि बारिशों के मौसम में और इस किस्म के मौसम में इसलिए कहा जाता है कि ये जो सीजन होता है इसमें पहाड़ी इलाकों में सफर नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टे दिमाग के हैं, हम पहुंच जाते हैं वहां पे, ठीक है, सफर करने के लिए अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। और यही चीज कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि जो चीज आपके फायदे की नहीं है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उससे जरा साइड पे रहें। और जिस चीज से आपको नुकसान हो सकता है उससे भी साइड पे रहें। ठीक है जी। चलें जी, आज के लिए हम इतना ही। कल इंशाल्लाह हम कुछ नए क्विज के साथ और कुछ नई एक्टिविटीज के साथ आएंगे। अभी हमारी क्लास जो है वो एंड होने वाली है, टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है, एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।